नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे आप सभी को पता है कि अभी यूजीसी नेट जेआरएफ का रिज़ल्ट आया हुआ है और बहुत दोस्तों ने जेआरएफ क्रैक किया है। और इस बार का जो पेपर था, खासकर जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं उनको काफ़ी परेशानी से भी गुजरना पड़ा, क्योंकि बहुत दोस्त हैं जो इसकी तैयारी करते हैं। उनका कहना था कि पेपर का जो पैटर्न है और जो पेपर का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें काफ़ी चेंजेज हुआ है। तो इस सब जो बिंदु हैं कि रिसोर्सेज को लेकर और क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए हमारे दिसंबर में, कि दिसंबर में हम यूजीसी नेट जेआरएफ है उसको क्रैक किया जाए, तो उसी पर बात करने के लिए हमारी दोस्त हैं शिवानी, जिनका इस बार जेआरएफ हुआ है। तो इनका एक्सपीरियंस जानेंगे और इनका स्ट्रेटजी जानेंगे कि जेआरएफ जो दिसंबर में होने वाला है यूजीसी नेट जेआरएफ उसको कैसे क्रैक किया जाए, तो उसी पर बात करेंगे। तो शिवानी, सबसे पहले आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, उसके बाद हम लोग जेआरएफ पर बात करेंगे कि हाँ जेआरएफ के लेकर क्या स्ट्रेटजी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवानी है और मैं करेंटली जेएनयू सीपीएस से पीएचडी कर रही हूँ और मैंने अपनी मास्टर्स भी जेएनयू से ही करी है, सीपीएस सेंटर से इटसेल्फ। और इस बार मेरा लकीली जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है। इट वाज माय 4th अटेम्प्ट। काफ़ी मुश्किलों के बाद फाइनली अभी जेआरएफ क्वालिफाइड हो गया है। तो हम उसी पे आगे बात करेंगे कि कैसे आगे जो प्रिपेयर करना चाहते हैं उन्हें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, तो उसी पे बात करते हैं। शिवानी, सबसे पहले ये बताइए कि आपका यह जो अटेम्प्ट था, चौथा अटेम्प्ट था, तो आपने 3 अटेम्प्ट इसके पहले भी दे चुका था, उसमें आपका नेट हुआ था, और जो 4th अटेम्प्ट था उसमें आपने जेआरएफ क्रैक किया। तो सबसे पहले मैं इसी पॉइंट से स्टार्ट करना चाहूँगा कि जो आपका जो 3 पहले अटेम्प्ट हुआ था उसमें आपने क्या गलतियाँ की थी, और जो आपका चौथा अटेम्प्ट था उन गलतियों से क्या सीख कर इस बार जो आपका स्ट्रेटजी था कैसे अलग था। ठीक है, तो सबसे पहले विकास, जो मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसमें मैं इतना सीरियस नहीं थी। मैंने सिर्फ देखने के लिए दिया था कि कैसा पैटर्न होता है, एग्ज़ाम माहौल क्या है, वो सब देखने के लिए दिया था। तो फर्स्ट टाइम सिर्फ नॉर्मल एग्ज़ाम दिया, उस टाइम मेरा नेट भी क्वालिफाइड नहीं हुआ था क्योंकि वो जस्ट मैंने बैठने के लिए दिया था। फिर सेकेंड टाइम मैंने फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर दिया था, जो कोविड के टाइम पे हमारा बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया था टाइम। तो उसमें मैंने पूरा सिलेबस कवर करके पूरा मेहनत करके किया था, लेकिन उस टाइम पे मेरा नेट ही हुआ। तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हो गया था कि आपने मतलब 6 महीने से भी ज़्यादा टाइम दिया था, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल दे दिया था, तो भी नहीं हुआ। तो बहुत डिसअपॉइंटिंग हो गया था। सेकंड टाइम बहुत जल्दी हो गया, जो फेब वाला था उसका पता ही नहीं था कि ये होगा भी। तो वो एकदम से ऑल ऑफ अ सडन न्यूज़ आई कि बच्चा अभी नोटिफिकेशन आ गई है, एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए फिर इतना प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर नहीं पाई, लेकिन क्योंकि पिछला प्रिपेयर किया था तो फिर भी काफ़ी नज़दीकी थी मैं, लेकिन उसी पीरियड में मुझे जहाँ तक याद है शिवानी, पीएचडी प्रोसेस भी चल रहा था। हाँ, आपका, जो उसी टाइम पे आपने हैदराबाद भी निकाला था उसी समय, और हैदराबाद में आपका एडमिशन हुआ था। सीपीएस का हम लोग का पीएचडी चल रहा था, तो इंटरव्यूज चल रहे थे। जी। तो वही उस टाइम पे थोड़ा पीएचडी वाली साइड, प्रपोजल वाली साइड थोड़ा हम ज़्यादा इंक्लाइन थे, तो इसलिए वो वाला अटेम्प्ट नहीं हो पाया। फिर ये विद कोर्स वर्क अभी जो जून वाला हुआ था, ये लकीली इसमें क्वालिफाई हो गया मेरा जेआरएफ। तो वीकनेस मुझे लगता है कि पिछले मेरे 2 सीरियस अटेम्प्ट थे, उसमें मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी कि जो मुझे लगता है पेपर 2 के लिए मैंने PYQs नहीं किए थे। मतलब मुझे था कि मैं सिलेबस ही करती रही, तो वो गलती हम अक्सर कर देते हैं। जब हम सिलेबस पढ़ने पे आते हैं तो हमें लगता है कि सब पूरा कंप्लीट करके ही जाएंगे, लेकिन उसी चक्कर में मेरा थोड़ा PYQs पे ध्यान इतना नहीं रहा। मैंने सॉल्व किए, बट बहुत जो आप करते हो ना रिलीजियसली आप PYQ सॉल्व करते हो, तो वो मैंने नहीं किए थे। और जो वो मुझे लगता है कि मैंने इस अटेम्प्ट में काफ़ी अच्छे से किया और सॉल्व करने का तरीका सीखा MCQ। मतलब पहले मैं कोई हेल्प नहीं ली थी मैंने कि कैसे आप सिलेबस पढ़ते हो और MCQ सॉल्व करते हो। इस बार मैंने टॉपिक वाइज एक यूनिट पढ़ी, फिर उसके MCQs देखे, फिर तरीका भी देखा। जैसे एक चैनल है पॉलिटिकल साइंस हेल्प, तो वहाँ पे सर जब सॉल्व करते हैं तो वो देख के समझ आता है, अच्छा हमें इस तरीके से ये थॉट प्रोसेस के साथ इसको करना है कि क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, किस तरीके से करना है। तो वो चीज़ें मुझे हेल्प करी। तो अगर कहा जाए तो शिवानी, जैसे क्या था कि आपका जो सेकेंड और थर्ड टर्म जो था, आपने पूरा टोटली आपका जो फोकस था उस सिलेबस कवर करने में था, और उसमें आपने गलती क्या किया था कि आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर था उस पर आपने फोकस नहीं किया। अगर कहा जाए तो उसको एक दूसरे शब्द में कहा जा सकता है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया क्वेश्चन का, क्वेश्चन कैसे करना है। और तीसरा पॉइंट आपकी बात से निकल के आ रहा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का भी एक स्टाइल होता है, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। जो आपने कहीं ना कहीं पोल साइंस हेल्प का जो आप एग्जांपल दे रहे हैं, जहाँ प्रीवियस ईयर पेपर का वो एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो वहाँ से आपने सीखा। उन्होंने एक मॉक भी मतलब मॉक टेस्ट उनके बहुत है, बुकलेट्स वगैरह, तो उसमें मैंने मॉक्स भी दिए काफ़ी। और सेकेंड वीकनेस मुझे ये भी है कि पेपर 1 जैसे इसका एक पार्ट है, तो उसमें मैथ्स और DI बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पिछले 2 अटेम्प्ट्स में मैं मैथ और DI भी प्रैक्टिस करके नहीं जा रही थी, इतना
है प्रॉपर्ली, क्योंकि वो मेरा वीकनेस है। तो लेकिन इस बार मैंने उसके ऊपर भी काम किया। तो मैं यही बोलूँगी कि कोई भी यूनिट आपको छोड़ के नहीं जानी है, और अपनी वीकनेस पे तो, क्योंकि अभी आने वाले अटैम्प्ट में बहुत टाइम है, तो आप अपनी वीकनेस को डे 1 से लेकर चलोगे तो यू विल मैनेज। ठीक है, ठीक है। हम लोग पॉलिटिकल साइंस पर ही अभी बात करते हैं। जैसे आपने बताया कि प्रीवियस ईयर पेपर और जो प्रैक्टिस था जो आपका 4th अटैम्प्ट में, और आपने जो 2nd और 3rd अटैम्प्ट था उस समय आपने सिलेबस कवर किया पूरा तरह से। 4th अटैम्प्ट जो आपका था प्रैक्टिस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस था। प्रैक्टिस पे। तो अब आते हैं शिवानी, सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत होता है कि आप देखिएगा पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है काफ़ी वास्ट है, 10 यूनिट में बांटा हुआ है और काफ़ी ब्रॉड है अगर देखा जाए तो मैं सबसे पहले सिलेबस का तो डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि एक अलग डायरेक्शन चला जाएगा, लेकिन स्टडी मटेरियल को लेकर काफ़ी दोस्तों की परेशानी होती है कि क्या जो सोर्सेज जो है उसका यूज कैसे किया जाए, उसको कितने दायरे में रखा जाए। कभी कभी क्या होता है कि पॉलिटिकल थ्योरी में ही अलग अलग किताब पढ़ना चालू कर देते हैं, 3-4 महीने उसी में निकल जाता है। कोई क्या करता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहा है जो 1 यूनिट है उसी में 2 महीने निकल जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस है अच्छा खासा कि स्टडी मटेरियल को लेकर आपका क्या स्ट्रेटजी था, और आप अगर कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज जो हैं आपका वो किताब हो सकता है या यूट्यूब चैनल हो सकता है। खासकर यूट्यूब चैनल को आज के जो स्टूडेंट हैं हम काफ़ी रिलाई हैं, तो सबसे पहले हम लोग यूट्यूब चैनल से चालू करेंगे स्टडी मटेरियल में कि आपने उस सब का कैसे इस्तेमाल किया। सबसे पहले तो जो यूनिट वाइज आपको सिलेबस एडू हेल्प करके पॉल साइंस एक एडू सीकर चैनल है, तो उनकी बहुत बुकलेट्स हैं, जैसे इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बुकलेट है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बुकलेट है, उसमें MCQs भी साथ ही में देते हैं वो लोग पीछे। तो मैंने सोर्सेज मैंने लिमिटेड ही रखे थे, क्योंकि जब JNU के मास्टर्स के लिए प्रिपेयर किया था तो वो भी थोड़ा इंक्लाइंड सिलेबस है नेट के साथ। तो उस टाइम पे मैंने पॉलिटिकल थ्योरी के लिए जो थॉट के लिए मैंने वेस्टर्न OP गाबा की जो फेमस बुक है वही पढ़ी थी। बाद में और भी अच्छी बुक्स हैं उसके ऊपर, बट फिर मैं यही स्टिक करके चल रही थी कि मैंने जो बुक पढ़ लिया है, सिलेबस सेम है, उस पर टाइम ज़ाया ना करते हो, उसी को मल्टीपल टाइम्स मैंने रिवाइज किया। और एडू सीकर जो है मुझे लगता है कि वो बेस्ट सोर्स है, उन्होंने प्रॉपर बुक लिस्ट भी दे रखी है, और उन्हीं के उनका जो IR का सिलेबस का है वो भी बहुत अच्छा है, और उनका एक क्विक रिवीजन करके है, इनका क्रैश कोर्स जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को वही सब को लेकर बनाया। वो मुझे लगता है कि वो सबसे बेस्ट, और पूरा क्या बोलते हैं कि सारा समाहित है उसमें। अगर आप उतना भी करके PYQs और वो करोगे तो बेस्ट है। और बुक्स के मामले में भी मैं यही बोलूँगी कि बुक्स पढ़ने से भी ज़्यादा चीज़ें आपकी ऐसी नहीं कि अगर आपने एक सिलेबस 1 यूनिट की 2 बुक्स पढ़नी है तो आप जो MCQ आएंगे वो सॉल्व कर देंगे, वो ऐसा क्वेश्चन ऐसे आ नहीं रहे हैं। तो आपको सिर्फ अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बुक पढ़नी है, तो एक ही बुक स्टिक करिए। और मतलब मैं अभी नाम नहीं दे सकती, बहुत सारे नाम हैं, तो पॉल साइंस हेल्प वालों ने भी बताया है कि कहाँ से सोर्सेज आते हैं। और अभी सबसे बेस्ट चीज़ अगर किसी को बिगिनिंग से प्रिपेयर करना है तो उसके लिए सोर्सेज का एक बहुत अच्छा ये है कि जो ये एडू सीकर वाले हैं, इन्होंने जो पेपर हो रहे हैं अभी रिसेंटली उसका एनालिसिस करके बाकायदा बताया है कि ये देखो OP गाबा से क्वेश्चन उठ के आया, इतने OP गाबा से आ रहे हैं, इतने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो लक्ष्मीकांत है उसमें से आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो बेस्ट रिलायबल सोर्सेज हैं कि एग्जैक्टली वहाँ से वो स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो वहीं से उठा के आ रहे हैं। तो आप इधर उधर ना जाएं और उसी को फॉलो करके लिमिटेड सिलेबस बुक्स वगैरह रख कर करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर मेरे हिसाब से रहेगा। मतलब आपका सजेशन कि अगर यूट्यूब चैनल जो बिगनर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है, खासकर जो लेटेस्ट अभी UGC नेट JRF हुआ है, खासकर जो 23 और 22 में, उसका एनालिसिस सही से देखना चाहिए कि पेपर कैसे पूछा जा रहा है, कौन सा सेक्शन है जिस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और उस पर आपने काफ़ी 2 जो चैनल है उसका नाम आपने लिया, एडू सीकर और पोल साइंस हेल्प, वहाँ क्या है कि पेपर को डिटेल एनालिसिस किए हैं और ये भी बताएं कि पेपर कहाँ से आ रहा है और उसका सोर्सेज क्या है और उसका हाँ जी। तो उसमें जैसे एडू सीकर और पोल साइंस के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि जितने भी मेरे दोस्त खासकर जो JRF क्रैक किए हैं, सब ने कहीं ना कहीं पोल साइंस हेल्प और एडू सीकर का इस्तेमाल किया है। और हो सकता है वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप उस चैनल को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनका कंटेंट जो है वो काफ़ी अच्छा है, उसमें तो मतलब कोई 2 राय नहीं हो सकता है। तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उस चैनल का इस्तेमाल कीजिए और वहाँ से जो प्रीवियस पेपर अभी जो लेटेस्ट हुआ है उसका एनालिसिस जाकर देखिए और तब अपना स्ट्रेटजी बनाइए कि हाँ किताब का कितना इस्तेमाल करना है, यूट्यूब चैनल का कैसे कितना इस्तेमाल करना है, और उस हिसाब से अपना नोट्स बनाइए और रिवीजन बनाइए। तो इसी पॉइंट्स पर आता हूँ मैं शिवानी कि आपके जो 4th अटेम्प्ट था उसमें आपका नोट्स एंड रिवीजन का क्या रोल रहा, नोट्स आपने कैसे बनाया था और रिवीजन का क्या स्ट्रेटजी था रिवीजन को लेकर? तो विकास, मैं ये बोलूँगी कि रिवीजन के बिना
अगर आप सोच के जा रहे हैं कि आप बिना रिवाइज एक बार में ही सब कवर करके और बिना रिवाइज करके एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हमें मल्टीपल रिवीजन्स चाहिए और मैं यही बोलूँगी कि जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है तो हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो आपको जो भी प्रिपेयर करने वाला है वो अच्छे से अपना टाइम जो है वो डिवाइड करके रख ले कि मैंने इतने टाइम पे सिलेबस कवर करना है, साथ ही में साथ PYQs करने हैं और साथ ही के साथ रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन को आप ही जो दिसंबर में देने वाले हैं उन्हें एटलीस्ट 8 to 7 टाइम्स अपना जो भी मटेरियल है उसको रिवाइज कर लेना चाहिए अच्छे से, तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम क्लियर करोगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ के साथ रिवाइज करना इजी तभी होता है अगर आपके नोट्स इतने ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, तभी आप इजीली रिवाइज कर सकते हो उसको। तो नोट्स का भी यही है कि अगर आपने एक बुक को पढ़ा है उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उसको लिख लीजिए, उसी के नोट्स बनाइए। और जैसे अगर 10 यूनिट है तो 10 यूनिट के अलग अलग जैसे A4 शीट्स होती हैं उसके 10 यूनिट के अलग अलग A4 शीट्स के बंडल बना के नोट्स बनाओ। और साथ में जब आप PYQ कर रहे हो, जैसे अगर आप एक यूनिट आप मान लो यूनिट 1 आपने पढ़ी है, उसका बुक पढ़ लिया आपने, उसके बाद आप जब आप उसका टॉपिक वाइज MCQ सॉल्व करते हो तो आप देखते हो कि वहाँ पे वो चीज़ जो आपने पढ़ा था उस मटेरियल में वो नया फैक्ट नहीं था। तो आप क्या करो, उसी यूनिट 1 के नोट्स के पीछे जाके एक पेज और चिपकाएंगे और उसमें लिख दो कि क्या ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इससे क्या है कि वो एक रिफ़्रेशिंग भी हो जाता है कि आप जब पुराना पढ़ते हो तो उसके साथ में जो आप नया वो चीज़ें हैं वो भी ऐड ऑन होती जाती हैं, तो ऐसे हेल्प हो जाती है। मैंने इसी तरीके से इस बार यही फॉलो किया। राइट, मतलब नोट्स आप जब पॉलिटिकल थ्योरी का आप बना रहे हैं और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर और पॉलिटिकल थ्योरी में कुछ आपको न्यू फैक्ट्स मिल रहे हैं या थिंकर्स मिल रहे हैं या अगर कोई थीम मिल रहा है या कोई आइडियाज़ है जो आप इसके पहले नहीं जानते थे, तो उसको आप पीछे जो पॉलिटिकल थ्योरी का आपने जो नोट्स बनाया उसमें जाकर पीछे उसको नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी हो सकता है, किताब हो सकता है या थिंकर हो सकता है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि जैसे UGC नेट में हम देखते हैं कि ट्रेंड है कि क्रोनोलॉजीज़ में बहुत चीज़ें पूछ रहे हैं, बुक की क्रोनोलॉजी। अगर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें वो पूछ लेंगे कि अच्छा MN रॉय ने कब कौन सी बुक लिखी, कब कौन सी कंट्री में गए, कब उन्होंने आइडियाज, पूरा क्रोनोलॉजी में। तो जब आप नोट्स बना रहे हैं, अगर आप पहली बार नोट्स बनाने बैठे हैं तो इत्मीनान से पूरी क्रोनोलॉजी को लिख लो। और चाहो, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, मुझे कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती है, मतलब मैं बोरिंग ब्लू एंड ब्लैक से नहीं कर पाती, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ 10 बार पढ़नी है तो अगर आप से मेरा नज़रिया यही है तो उसको थोड़ा कलरफुल कर लो, ग्रीन पेन, रेड पेन, ब्लैक पेन यूज़ करके क्रोनोलॉजी को अच्छे से लिखिए। जैसे आप देखिए ग्लोबल पॉलिटिक्स में आप देखिए क्रोनोलॉजी काफ़ी उसमें जो उनका बॉक्स होता है काफ़ी अच्छे से उसमें तो पेपर में जब आप MCQ सॉल्व करते हो ना, तो जहाँ पे क्रोनोलॉजिकल के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे ये बहुत हेल्प करता है, क्योंकि एक होता है विजुअलाइज करते हो, जब आप अपने नोट्स देखते हो तो क्रोनोलॉजी में होगा ना तो एग्जाम में याद आ जाता है। इसमें मुझे लगता है शिवानी जो एजू सीकर का जो नोट्स आता है हाँ, उनका, exactly. उसमें काफ़ी जो उनका रैपिड फायर रिवीजन का एक नोट्स है उन्होंने काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया एग्जैक्टली। तो उसको भी एग्ज़ाम के पहले उसको सिलेबस का पार्ट ही समझो और उसको लास्ट में एक हफ्ता पहले उसको भी अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि वो फिर माइंड में फ्रेश रहते हैं उस टाइम पे आपके। और क्रोनोलॉजी अगर आप क्रोनोलॉजिकली करोगे तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आपको बैठ के मग अप करनी पड़ेंगी चीज़ें कि ये इसमें हुआ, इसमें हुआ। क्रोनोलॉजिकली लिखोगे तो आपको खुद ही एग्जाम में समझ आ जाएगा कि ये पॉइंट इसमें मिस आउट हो रहा है, ऐसे आपको मेमोरी में उसी टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा वो आपका। तो वो चीज़ है। मैं और दो चीज़ और जानना चाहूँगा मैं शिवानी की, फर्स्ट तो आप प्रीवियस ईयर पेपर आपने कितना किया था और एक मॉक टेस्ट, ये दोनों का रोल कितना रहा आपके इस बार के जो JRF क्रेक था। और सेकेंड, जैसे आप देखिए कि जो UGC नेट JRF की तैयारी करते हैं, खासकर उन स्टूडेंट्स से मेरी बात होती है जो 2 या 3 अटैम्प्ट दे चुके हैं, जिनका नेट एंड JRF दोनों नहीं हो पा रहा था, काफ़ी डीमोटिवेटेड रहते हैं। तो आपने इस फेज में अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा? फर्स्ट तो आप इस पार्ट पर फोकस कीजिए कि मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर का क्या रोल था, सेकेंड पार्ट मोटिवेशन में बताएं। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि PYQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही है। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे लिए जैसे मैंने PYQs की बुक खरीदी, लेकिन बुक से सॉल्व करना मुझे थोड़ा इनिशियली बोरिंग लग रहा था, क्योंकि इतनी बार जब आप एग्ज़ाम दे देते हो ना तो थोड़ा सा वो हो जाता है कि आप बार बार। तो फिर इसमें मेरे पॉल साइंस हेल्प ने बहुत ज़्यादा मेरे लिए वो हेल्पफुल रहा, क्योंकि उन्होंने जो वीडियोस एनालाइज करके बनाई है ना, तो उसकी मदद से मैं पिछले 10 साल के MCQs कर पाई कम टाइम में, और उनको रिवाइज़ करना भी मेरे लिए बहुत ईजी हो गया। कि मैंने लास्ट में क्या है कि एक बार तो मैंने उसके साथ सॉल्व किया तो टाइम लगता था, लेकिन ठीक से हो जाता है। और टॉपिक वाइज भी जब आप PYQ सॉल्व कर लेते हो, तो अगर आप पिछले 6 साल के भी टॉपिक वाइज PYQ सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद फिर पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो क्वेश्चंस बनने भी लग जाते हैं और आपको समझ भी आ जाता है कि अच्छा
पिछली बार इन्होंने जॉन रॉल्स की इस बुक के बारे में पूछा था, अब इन्होंने इसके कंसेप्ट के बारे में पूछ लिया, तो वो एक वो ना डॉट्स कनेक्ट एक सेंस बनने लगता है आपको हाँ, कि तो वही PYQ तो मैंने उस तरीके से किया और लास्ट में मैं 2x पे लगा के उनकी वीडियो को पूरे क्वेश्चंस रिवाइज कर लेती थी। तो ये PYQ मैंने इस तरीके से कवर किए थे। ठीक है। मॉक टेस्ट भी आपने किसी का लिया था? हाँ, मॉक मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने एडू सीकर का मॉक लिया था, बट वो इतना मेरी गलती है, उसको मैं इतना टाइम दे नहीं पाई, जस्टिस नहीं कर पाई थी उसके साथ। लेकिन सेकेंड टाइम पे मैंने पॉल साइंस हेल्प का मॉक लिया था, उनका प्राइस भी काफ़ी ठीक है, तो इकोनॉमिकल भी था, तो उसी के मैंने पूरे मॉक्स लगाए। उन्होंने 3 वाइज क्वेश्चंस दे रखे आपको, वही की टॉपिक वाइज, तो वही सेम चीज़ आपको फॉलो करनी है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे उतना एग्ज़ाम में आपको पैनिक टाइप फील नहीं होगा अगर कोई क्वेश्चन इधर उधर से आ गया है, जिससे पैटर्न चेंज हो रहा है। तो वही इस जर्नी में जैसे मैंने आपसे पूछा उसी को रिपीट कर रहा हूँ कि आपने आपको मोटिवेटेड कैसे रखा आपने, कि जैसे बहुत दोस्त हैं मेरे, जो अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछा था कि काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं उनका निकलेगा ही नहीं, तो उनको लेकर आपका क्या सजेशन रहेगा? ये थोड़ा डिमोटिवेटिंग हो जाता है जब आप बहुत रिग्रेसली पढ़ के देते हो एग्ज़ाम और नहीं हो पाता। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि ट्रेंड चल रहा है UGC में कि 1-2 मार्क्स से ही नहीं हो पाता है, बार बार 1-2 नंबर से ही रह जाता है, तो फिर वो बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है जब आप देखते हो रिजल्ट वाले दिन, और बहुत बुरा भी लगता है। बट मुझे लगता है कि इसमें हमारे फ्रेंड्स बहुत, मेरी लाइफ में तो मेरे फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब रिज़ल्ट आया है, नहीं ठीक हुआ है, तो उनसे मैंने बात की है, उन्होंने मुझे, मेरे खुद के क्लासमेट जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, अभिचल, अभिषेक, सर्वेश, सबसे मैंने गाइडेंस ली, क्योंकि उनका क्लियर था। तो ये भी था कि मैं उनसे गाइडेंस भी लेती थी कि यार मेरी किस चीज़ में मेरा क्या वीक पॉइंट है, अगर मैं नहीं आइडेंटिफाई कर रही तो मुझे तुम हेल्प कर दो। और सेकेंडली अगर मुझे लो फील हो रहा है तो मैं जाके उनसे सिंपली बात कर लेती थी कि मेरे दिमाग में ये चल रहा है, मैं कैसे कवर कर पाऊँगी, ये होगा नहीं होगा। और फिर एक रीज़न आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि करना ही है तो फिर कोई बात नहीं, 1 बार नहीं हो रहा, 2 बार नहीं हो रहा, तीसरी बार नहीं, चौथी बार हो ही जाएगा। तो आई थिंक यू शुड कंटिन्यू विद इट। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हैं आप, खासकर जो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, खासकर आप जो बता रही थी 1 और 2 मार्क्स, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनका JRF एक क्वेश्चन से छूट जा रहा है, नेट एक क्वेश्चन से छूट जा रहा है। तो उनको वही है कि दोस्तों से बात कीजिए आप, और जिन्होंने JRF क्रैक किया है उनसे आप जाके संपर्क कीजिए, उनसे बात कीजिए, आपके सीनियर हों या फिर कोई दोस्त हो, और उस प्रोसेस को आगे आप बढ़िए, और वहीं पर्पस आपको पता होना चाहिए आप क्यों करना चाह रहे हैं। तो वो सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर वही होता है। अब हम शिवानी फर्स्ट पेपर, जो काफ़ी देखा जाए तो जो सोशल साइंस बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए सिर दर्द होता है कि फर्स्ट पेपर कैसे उसमें 30+ मार्क्स लाया जाए, क्योंकि आपको अगर JRF क्रैक करना है और आप फर्स्ट पेपर में अगर ठीक ठाक मार्क्स नहीं ला रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस से ही सिर्फ मुश्किल है। तो उसको लेकर आप क्या आपका क्या स्ट्रेटजी रहा, उसको ब्रीफली अगर आप कवर कर लें कि आपने किताब इस्तेमाल किया था सोर्सेज में, या यूट्यूब चैनल पर ही ज़्यादा फोकस था, या प्रीवियस पेपर पर ज़्यादा आपने फोकस किया था, आपका क्या स्ट्रेटजी था, उस पर थोड़ा सा? उसके लिए मैं यही है कि पहली बात तो पॉल साइंस बैकग्राउंड था मेरा, तो और मैथ्स मेरी वीक है, तो उससे मेरे को डर ही लगता था। मैं सीधी सी बात बोलूँ, मुझे डर ही लगता था DI और मैथ्स का कि ये कैसे होगा, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी। तो पिछले अटेम्प्ट्स में मैंने ये गलती की कि मैं उसको, टाइम कम होने की वजह से मुझे यही था कि सिलेबस कवर करना है, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैंने वो चीज़ स्किप करके जो थ्योरी पार्ट है पेपर 1 में भी उसको कवर करने की कोशिश की। लेकिन फिर थर्ड अटेम्प्ट में मुझे थोड़ा अक्ल आ गई कि नहीं भाई, सिलेबस तो पूरा कवर करके ही जाना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि पेपर क्लियर हो। छोड़ के कुछ भी मत जाओ, सिलेबस कवर करो, लेकिन साथ ही साथ PYQs और जो हम पहले बात कर चुके हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो पेपर 1 के लिए सबसे बेस्ट एक ही टीचर है, तलवीर सिंह। उनका चैनल का नाम क्या है? उनका एक टेलीग्राम पे चैनल है, कॉमर्स नेट अचीवर्स, वही यूट्यूब पे भी उसी नाम से है। तो वो लोग, उनका बहुत अच्छा है कि एक तो अगर आप अभी नोट्स बना रहे, बिगिनर हैं, तो बेसिक से अभी चीज़ें थोड़ा हाई लेवल आने शुरू हो गई है, कंप्यूटर में, ICT में आगे वो पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका बेसिक से चीज़ें हैं, मैराथॉन्स है, तो वो देख के आप अपने पहले कंसाइज नोट्स बना लीजिए, क्योंकि वो हमारे लिए नई यूनिट होती है। तो उसको अगर आप उनके चैनल से करेंगे तो वो आपको काफ़ी सही रहेगा। इसी के साथ जब आप एक बार पेपर 1 का सिलेबस यूनिट वाइज कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैथ DI अगर आपका वीक है तो फर्स्ट डे से ही उसके ऊपर काम करो, और रोज़ भी 1 DI सॉल्व करोगे, सिर्फ 1 DI सॉल्व करना है। अगर आपको 15 मिनट भी लगता है तो भी मुझे लगता है कि अगर इसी से आपका पेपर निकलना है तो क्यों नहीं करने हैं 15 मिनट, रोज़ 15 मिनट दो DI को और मैथ्स को,
रोज़ करो उसको बाकी यूनिट्स के साथ ही अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करते करते। तो तलवीर सर का ये है कि जब वो अपने टेलीग्राम चैनल पे ना PYQs का, जैसे ICT का पूरा ICT का जितनी भी शिफ्ट्स आई हैं उनका PYQ प्रोवाइड कराते हैं टॉपिक वाइज। तो वही है, आप पहले यूनिट वाइज करो, फिर वो जितने क्वेश्चन है वो मेरे ख्याल से लगभग 200 क्वेश्चन होते हैं। अगर ICT के 200 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो जो पिछले ईयर आए हैं, तो उसी से आपको पता लग जाएगा कि आगे क्या आने वाला है। तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि पेपर 1 वैसे ही हमारे लिए अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो अगर आप वही है, एक यूनिट करो, उसके बाद वहाँ पे वो इजीली प्रोवाइड करते हैं, आपको कहीं से पेड भी नहीं है, वो फ्री सोर्स है बेसिकली। तो आप वहीं पे जाके सॉल्व कर लो पिछले साल का PYQ, तो उससे भी हो जाएगा। तो फर्स्ट पेपर के लिए मतलब आपका क्या है कि तलविंदर सर है, उनका यूट्यूब चैनल वीडियो देखिए यूनिट वाइज, और प्रीवियस ईयर पेपर पर ज़्यादा फोकस कीजिए, जितना हो सके प्रीवियस ईयर पेपर, और उसका नोट्स भी बनाइए, कंसाइज नोट्स, ताकि आप लास्ट में रिवाइज कर सकें। और पैटर्न वाइज नोट्स, उसका भी मैं यही बोलूँगी कि अगर आप टीचिंग पढ़ रहे हैं तो टीचिंग की जो आपने थ्योरीज पढ़ी उसमें भी क्रोनोलॉजी का बहुत आता है, तो उसको भी आप क्रोनोलॉजिकल वे में ही लिखिए। उसके बाद टीचिंग के जब आप PYQ करेंगे, जैसे अभी आप इसके जून 2023 के जब आप PYQs करेंगे, तो टीचिंग के पूरे 200 जितने भी MCQ की फाइल उन्होंने दे रखी है उसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। उसमें से जो जो नए नए पॉइंट्स हैं उसको अपने टीचिंग वाले नोट्स में ही पीछे लगा दीजिए और फिर उसी को रिवाइज करिए। उसी से सर भी यही बात बोलते हैं कि जो अभी जून में जो पेपर 1 का पेपर हुआ है वो ही आपका दिसंबर का पेपर क्लियर कराएगा, क्योंकि वही उसी को थोड़ा एडवांस करके वो लोग दे देते हैं। थैंक यू सो मच शिवानी, आपने टाइम दिया, और होपफुली कि वीडियो जो खासकर जो JRF की तैयारी कर रहे हैं दिसंबर बैच के, उनके लिए हेल्पफुल होगा। और मैं अब चाहूँगा लास्ट में कि अगर आपको अगर कुछ पॉइंट लग रहा है कि जो खासकर जो दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, अगर कुछ उनके लिए टिप्स अगर आपको अगर एक्स्ट्रा या कुछ छूट गया तो उसको आप बता सकते हैं। पहली बात विकास, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को इतने लोगों की तरफ ये मैसेज देने का मौका दिया, क्योंकि हर कोई अपनी मतलब जर्नी अगर आप शेयर करते हो तो किसी ना किसी को हेल्प हो ही जाती है, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग टू डू। और मेरा मैसेज यही रहेगा कि अगर आपने डिसाइड किया है आप इस एग्ज़ाम को देने बैठे हैं, तो इत्मीनान से जो जो चीज़ें बताई हैं उसको आराम से फॉलो कीजिए। और डीमोटिवेटेड अगर कभी लगता भी है तो वही है, दोस्तों से बात करो, रीज़न अपना जो मेन पॉइंट है ज़िंदगी में अगर आपने सोचा है तो उसी को दोबारा सोचो और दोबारा से लग जाओ। PYQs बहुत अच्छे से करो, नोट्स को बहुत बार रिवाइज़ करो, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस यही सब करेंगे तो एग्ज़ाम डेफिनेटली हो जाएगा। लास्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर दिसंबर का जो JRF का तैयारी होने वाला है उस पर हम लोग हमेशा रेगुलरली उस पर वीडियो डालते रहेंगे कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए रिसोर्सेज को लेकर, खासकर जो JRF टेक किया उनसे बात किया जाएगा। तो हमारा कोशिश रहेगा कि जितना भी हेल्प हो सके, खासकर जो फरवरी और जो जून वाला जो एग्ज़ाम हुआ है उससे काफ़ी जो एस्पिरेंट्स है काफ़ी परेशान हुए हैं, उनका कहना है कि पैटर्न काफ़ी चेंज हुआ है, हम सेंस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। तो हमारा कोशिश रहेगा कि जितना भी हो सके इस चैनल के माध्यम से जो UGC नेट JRF को सीरियसली ले रहे हैं और दिसंबर में JRF ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो उसको लेकर रेगुलरली वीडियो उस पर बनाया जाए और रिसोर्सेज को लेकर जो भी हेल्प हो सके हम लोग कोशिश करेंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, और बस थैंक यू सो मच आप सभी का। आपने